यूपी त्रिपल एससी फेड का एग्जाम देने वाले हर शेरनी का स्वागत है आज के इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में। आज के इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन, जियोग्राफी के क्वेश्चन और स्ट्रेटेजी के साइंस के क्वेश्चन और हिस्ट्री के क्वेश्चन, और वहीं पर विज्ञान के क्वेश्चन कवर करेंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करेंगे और हिंदी के कवर करेंगे और भूगोल के कवर करेंगे। ठीक है, यानी कि जियोग्राफी हमारी और राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सारे क्वेश्चन कवर करेंगे वीडियो में। तो आज के इस 50 प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ये प्रश्न जो हमारा है वो है पॉलिटी से, इतिहास से, माफ कीजिएगा, ये जो हमारा प्रश्न है वो इतिहास से है। कह रहा है सबसे पुराना वेद कौन सा है, यानी कि सबसे प्राचीनतम वेद पूछा है। तो आप कहेंगे कि सर ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है, यानी कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, यानी कि इसका हमारा ऑप्शन जाएगा डी के साथ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था। प्रश्न कहे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था। तो आप कहेंगे साथियों, आप कहेंगे भैया जैन धर्म को अपना लिया था, यानी कि इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए के साथ हमारा आंसर जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर कह रहा है कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। जब कभी कहे कि स्वर्ण युग किस भारतीय इतिहास को कहा जाता है, भारतीय इतिहास काल को किस स्वर्ण युग कहा जाता है, प्रश्न किसी भी तरह पूछ सकता है। तो आप कहेंगे कि भैया गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन जाएगा वो डी के साथ जाएगा। हर श्रेणी जुड़े हैं तो जुड़े रहना, क्योंकि आधी अधूरी क्लास और आधा अधूरा ज्ञान एग्जाम हॉल में खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए जब ज्ञान लें तो पूरा लें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। तो हर श्रेणी से यही कहूंगा कि ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ईमानदारी में कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो 4 नंबर का प्रश्न का जो सही आंसर होगा भाई 4 नंबर क्या कह रहा है, पहले ये समझिएगा कि राष्ट्रकूट वंश संस्थापक कौन था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो आप कहेंगे 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दंतदुर्ग जो है ये राष्ट्रवंश के संस्थापक थे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, तो अल-बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है। देखिए जब कहे कि उल हिंद जो है किताब ये किसके द्वारा रचित की गई है, तो आप कहेंगे कि अल जो है अल-बेरूनी के द्वारा रचित गई है, लेकिन इसमें किस विषय की समीक्षा की गई है। तो आप कहेंगे जो 5 नंबर का सही आंसर होगा, तो आप कहेंगे भैया इसमें जो है भारतीय दर्शन की भी समीक्षा की गई है, भारतीय इतिहास यानी कि भूगोल की भी समीक्षा की गई है, गणित और खगोल विज्ञान की भी जो है समीक्षा की गई है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो डी के साथ जाएगा। इसका डी जिसका सही आंसर होगा, सभी के सभी की जो है समीक्षा की गई है उल हिंद पुस्तक में। इसको रचना किससे की है, इसने तो अल-बेरूनी ने की है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिएगा एक बार, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। जब बात करें कि 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, तो आप कहेंगे साथियों, आप कहेंगे कि भैया कमल और रोटी जो है उस समय का प्रतीक था। तो इस बात को ध्यान रखना, एक के साथ हमारा आंसर जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, 50 प्रश्नों की श्रृंखला में जुड़े रहिए, क्योंकि इतिहास हमारा कवर हो चुका है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद भूगोल, संविधान, स्ट्रेटेजी के, करंट अफेयर और विज्ञान और हिंदी के सभी क्वेश्चन लेकर आए हूँ। 5 से 10 करंट अफेयर के जो रहेंगे क्वेश्चन वो 10 रहेंगे, उनको अभी आखिरी में कराएंगे। तो भाई जुड़े रहना आपका कर्तव्य है और बताना मेरा कर्तव्य है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था वह का आयोजन हुआ था। तो भाई शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, तो उसका आयोजन कब हुआ था। तो आप कहेंगे भैया, आप कहेंगे कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सन 1893 में उसका आयोजन हुआ था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न करा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। जब ब्रह्म समाज के संस्थापक की बात पूछे तो आप कहेंगे भैया राजा राम मोहन राय जो थे वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर प्रश्न कह रहा, देखिएगा एक बार, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने के लिए प्रशासन का सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात जो है किसने किया। जब इस तरह के प्रश्न कहे तो आप कहेंगे भैया 8 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा लॉर्ड वेलेजली ने जो है ये अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने के लिए प्रशासन का सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है। जब बात करें कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है, तो आप ऑप्शन किसके साथ मारेंगे, तो भाई ऑप्शन डी के साथ जाएगा, मैडम भीकाजी
रुस्तम कामा के नाम जो है, ठीक है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन डी के साथ इसका हमारा आंसर जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जब 10 नंबर की बात करें तो कहेंगे कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई यानी कि 2 मिनट रुकिएगा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई होगी वो भारत की कितनी है। तो आप कहेंगे भाई जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है भारत की, यहाँ पर भारत की पूछा है, उत्तर प्रदेश की नहीं पूछा है, इस बात को ध्यान रखना। तो जो हमारा इसका सही आंसर होगा साथियों वो होगा 3214 किलोमीटर। क्या होगा भाई, 3214 किलोमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी के साथ जाएगा, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्षेत्रफल में क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं, तो जो हमारा पहले स्थान पे वो राजस्थान, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे, महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर हमारा है वो यूपी है, ठीक है। यूपी जो है चौथे नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पर है, और जनसंख्या की दृष्टि से फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो बात करें इसका, जो हमारा ऑप्शन जाएगा ये ऑप्शन ए के साथ जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। करना है यूपीएससी पेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, फतेह करना है, तो भाई किसी चैनल को, एग्जाम्पल को सब्सक्राइब कर दीजिए ईमानदारी से, क्योंकि ईमानदारी में कोई बेईमानी नहीं होती, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कह रहा है कि भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है। जब बात करें कि भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है, तो आप कहेंगे साथियों, आप जो इसका सही आंसर होगा 12 नंबर प्रश्न का, तो जो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। भारतीय सर्वेक्षण जो है भौगोलिक मानचित्र को तैयार करता है, यानी कि ऑप्शन डी के साथ हमारा जाएगा इसका आंसर। 13 नंबर प्रश्न की बात करें तो किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। पूछेगा कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया, तो आप कहेंगे साथियों 13 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा सन 2008 में गंगा नदी जो हमारी थी वो जो है उसको भाई क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित कर दिया गया, कब 2008 में, यानी कि 20 के साथ इसका हमारा आंसर जाएगा, ठीक है। पूछेगा कि गंगा नदी किन 2 नदियों से मिलकर बनती है, तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से भाई गंगा नदी बनती है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कह रहा है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। यहाँ पर पूछा है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, जो कि प्रश्न संविधान से है। मैंने क्या कहा, संविधान से लेकर हर जगह जितने भी टॉपिक बताए मैंने अभी शुरुआत में सारे प्रश्न लेकर आऊंगा, चाहे 5-10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, तो भैया 1949 में तैयार हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1949 में हुआ था या फिर 26 नवंबर 1949 में हुआ था। तो आप कहेंगे भाई 26 नवंबर 1949 में संविधान जो है पूर्ण रूप से तैयार हुआ, लेकिन भाई लागू कब हुआ, तो ये आप लोग कॉमेंट बताएंगे कि भारतीय जो संविधान हमारा वो लागू कब हुआ तैयार, तो भाई 26 नवंबर 1949 को हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ इसको आप कॉमेंट में फेंक कर मारिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो पूछेगा कि सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। लिखित संविधान की बात करें तो सबसे लंबा लिखित संविधान है वो भारत का है, ठीक है। भारत का हमारा जो सबसे लंबा लिखित संविधान वो भारत का है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। जब बात करें कि भाई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में वर्णित है, तो आप कहेंगे साथियों, आप कहेंगे कि अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक की जो निहित है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कह रहा है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। जब बात करें कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, तो आप साथियों ऑप्शन क्या मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे बी के साथ हमारा ऑप्शन जाएगा, यानी कि बी के साथ हमारा ऑप्शन जाएगा कि भाई संसद को लोकसभा, संसद को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। जो हमारा 17 नंबर का आंसर होगा वो लोकसभा के साथ जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। जब प्रश्न कहे कि भाई किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान है, तो आप कहेंगे भाई आप कहेंगे कि भाई इसका जो सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति बनने की बात कब कही है, राष्ट्रपति से संबंधित बातें कहाँ कही गई, तो भैया आर्टिकल 52 में की गई है, आर्टिकल 52 में की गई है, ठीक है, यानी कि बी के साथ हमारा आंसर जाएगा इसका क्लियर। चलिए बात करते हैं, उससे पहले बता दूं कि भाई चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यूपी पेपर सीपेट के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आता हूं मैं यहाँ सभी के लिए, तो सब्सक्राइब तो बनता है कि ईमानदारी से। और बता दूं कि भाई यूपी पेपर से उत्तर प्रदेश के 50 क्वेश्चन मैंने इस चैनल पे कराए हुए हैं। सब्सक्राइब करके जाइए यूट्यूब चैनल पे मेन पेज पर, और वहां पर देख लीजिए प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, जिसमें 3 से 4 वीडियो इसमें पड़ी हुई है, तो जाकर देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट पर। वहीं पर सामान्य ज्ञान के
100 क्वेश्चन कराए हैं, ये भी आप दे सकते हैं। और वहीं पर 18 नंबर प्रश्न की बात करें तो कहेंगे कि भाई किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। जब भाई राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है तो मैंने क्या पता, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान है, प्रेसिडेंट का प्रावधान है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यदि आपको संविधान से समस्या है तो जाइए, ये भी मैंने वीडियो प्रोवाइड की है, अभी आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगी चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, संविधान की इंपॉर्टेंट आर्टिकल से संबंधित कराया है। ठीक है, तो संविधान की पूरी वीडियो मैंने कराई है 100 क्वेश्चन की, तो आप वो भी जाकर दे सकते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। जब कहेगा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा, यह कथन किसका है, तो आप कहेंगे कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है, तो आप कहेंगे भाई इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए के साथ हमारा जाएगा, एडम स्मिथ। ठीक है, यानी कि ए इसका हमारा सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सुपर फास्ट वीडियो में सुपर फास्ट तरीके से हम इस वीडियो को कवर करेंगे जल्दी से। तो भारत के निम्न राज्यों में से किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। कहेगा कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो भाई प्रति व्यक्ति आय किसमें सबसे कम है, तो हमारे 20 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। बिहार में भैया प्रति आय सबसे कम है राज्यों की दृष्टि से। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न की बात करें तो भाई प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान पर था, किसके क्षेत्र पर था भाई, पंचवर्षीय जो योजना थी वो प्रमुख ध्यान, मुख्य ध्यान मतलब किस पर था, क्या किसी क्षेत्र पर, सेवा क्षेत्र पर, या फिर औद्योगिक क्षेत्र पर, या किसी और औद्योगिक क्षेत्र, दोनों पर। ठीक है, तो प्रश्न जब पूछेगा तो आप कहेंगे कि भाई प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान भाई किसी क्षेत्र पर था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है साथियों कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि SEBI किस शहर में स्थित है। जब इस तरह की बात करें तो आप कहेंगे साथियों कि ऑप्शन बी के साथ हमारा इसका आंसर जाएगा मुंबई। मुंबई में भाई इसका हमारा आंसर जाएगा यह चीज की। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आइंस्टीन, ये देखिए विज्ञान से क्वेश्चन है, साइंस से क्वेश्चन इसको लेकर आया हूँ। ठीक, 5 क्वेश्चन साइंस से हैं, हर एक सब्जेक्ट के 5 से 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो आप लोग धैर्यपूर्वक वीडियो में जुड़े रहें। ठीक है, तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किस नियमानुसार है, तो आप कहेंगे भाई ई बराबर कार्य अपान समय, या फिर ई बराबर MC, या फिर ई बराबर MC²। देखिए MC2 लिखा हुआ है, वहीं पर ई बराबर F/d। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन के साथ जाएगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ई बराबर MC² यहाँ पर होना चाहिए था, ई बराबर MC²। ठीक है, लिखना नहीं बनता, इसलिए मैं बता दूं आपको कि आप सुन जाइएगा। ठीक, ई बराबर MC² यानी कि इसका हमारा ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान, ये ई बराबर MC² जो आइंस्टीन का द्रव्यमान सिद्धांत है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कह रहा है कि किसी वस्तु की आगे पीछे या पीछे आगे की गति को क्या कहा जाता है। किसी वस्तु की आगे पीछे और पीछे आगे की गति को क्या कहा जाता है, तो आपको कंपन कहा जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्न में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता। निम्न में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता, तो आप कहेंगे साथियों, आप कहेंगे कि भैया विद्युत बल्ब जो है चुंबकीय धारा का प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता विद्युत बल्ब। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कह रहा है 24 नंबर प्रश्न एक बार ध्यान से देखिएगा, निम्न में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। वही प्रश्न है विद्युत धारा, इसका विद्युत बल्ब जो होगा ये हमारा इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। निम्न में से किसने अष्टक सिद्धांत दिया। भाई साइंस के क्वेश्चन है, तो अष्टक सिद्धांत की बात करें किसने दिया, तो क्या लेवेजियर ने दिया, मेंडलीव ने दिया, या फिर न्यूलैंड्स ने दिया, या फिर डोवेनियर ने दिया। तो भाई 25 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। न्यूलैंड्स ने भाई अष्टक का सिद्धांत दिया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ग्राफीन क्या है, ग्राफीन है, तो ग्राफीन क्या है भाई ये बताइएगा जोरदार तरीके से कमेंट में। तो भाई 26 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा वो कार्बन का अपर रूप जो है वो ग्राफीन है। कार्बन का अपर रूप क्या कहलाता है भाई, ग्राफीन कहलाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है। जब राजस्थान का राज्य नृत्य पूछे तो आप कहेंगे कि भाई घूमर जो है, ये घूमर जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 28 की ओर। ठीक है, या ओसांग त्योहार मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। जब इस तरह की प्रश्न की बात करें 28 नंबर की, तो आप कहेंगे कि भाई ऑप्शन डी के साथ इसका हमारा आंसर जाएगा मणिपुर। मणिपुर भाई या ओसांग त्योहार मनाया जाता है मणिपुर में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। ठीक है, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर, जब पूछे कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे भाई दिलवाड़ा मंदिर जो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध, मतलब कि जैन धर्म का जो दिलवाड़ा मंदिर है, और वहीं पर ये कहाँ है, तो भाई माउंट आबू जो है वो भाई उनका भाई दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। कहाँ पर भाई, माउंट आबू में स्थित है। जैन धर्म के लिए जो है ये मंदिर बना है। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 30 नंबर की बात करें तो हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना क्या है, तो भाई आप
कहेंगे, आप कहेंगे साथियों कि भैया इसका ग्वालियर घराना जो है इस संगीत हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। कहेगा कि डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है। जब आप कहेंगे कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है तो भैया ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबरा है। और वहीं पर डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क की राजधानी क्या है ये वो कॉमेंट में बताइएगा। भाई डेनमार्क की राजधानी जो है वो कोपेन जो है, इसका जो हमारा सही आंसर होगा साथियों जो कोपेनहेगन यानी कि ऑप्शन ए के साथ इसका हमारा आंसर जाएगा तो भाई ये होगा। ठीक है, तो बता दूं कि भाई आधा अधूरी क्लास और आधा अधूरा ज्ञान ये हमेशा एग्जाम हॉल में खतरनाक साबित होता है। तो मैं कहूँगा कि इसलिए इस ज्ञान को पूरा लेना, क्योंकि हर भाई हर बहन से एक रिक्वेस्ट है कि ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अभी आपने जो 30 से 25 क्वेश्चन देखे हैं इसी तरह धैर्य बनाए रखिए। 20 क्वेश्चन और हैं, ये भी निपट जाएंगे बाद में। इस वीडियो से मैं भी अलविदा लूंगा और आप भी। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की। तो गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। जब बात करें मथुरा नहीं है, कानपुर नहीं, आगरा भाई यमुना नदी के किनारे स्थित है। कोटा यानी कि कानपुर, जो हमारा कानपुर है भाई गंगा नदी के तट पर स्थित है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 नंबर प्रश्न करा, निम्न में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है। जब बात करें कि निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है। जब पॉपुलर चैम्बर की बात करें तो आप कहेंगे साथियों कि लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। कहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है। सिटी ऑफ जॉय की बात करें ये किस शहर का उपनाम है तो आप कहेंगे साथियों कि कोलकाता का उपनाम जो है सिटी ऑफ जॉय है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना साथियों। तो 35 नंबर प्रश्न की बात करें तो भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ प्लेसेज के नाम से जाना जाता है। जब बात करें कि सिटी ऑफ प्लेसेज के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है भारत का तो आप कहेंगे 35 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा, मैसूर। मैसूर को क्या जाना जाता है, सिटी ऑफ प्लेसेज के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 नंबर प्रश्न का कि गुजरात के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये गुजरात के किस जिले में स्थित है। तो आप बात करेंगे भाई नर्मदा, नवसारी, सूरत या फिर वडोदरा। तो भाई 36 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन है नर्मदा जिला है एक उत्तर गुजरात में एक जिला है नर्मदा जिला। तो भाई वहां पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो कि एक सबसे भारत की सबसे बड़ी मूर्ति जो है स्टैचू है जो भाई स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इस बात को ध्यान रखना। 37 नंबर प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। जब बात करें कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है तो आप कहेंगे साथियों कि गुड़गांव में भैया राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए या फिर अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकते हैं। आत्मकथा अनब्रेकेबल भारत के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है। जब बात करें कि आत्मकथा भाई जब पूछेगा कि अनब्रेकेबल क्या है तो एक आत्मकथा है, तो निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है तो आप कहेंगे साथियों कि भैया MC मैरी कॉम द्वारा लिखी गई है। MC मैरी कॉम एक खिलाड़ी थे जिन्होंने एक आत्मकथा लिखी और वो आत्मकथा कौन सी लिखी तो कहेंगे कि ब्रेकेबल। ठीक है, को लिखा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। कह रहा है कि हाल ही में अब भाई करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से। ठीक है, उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा एक बार। तो देखिएगा हाल ही में किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता है। तो आप कहेंगे भाई हाल ही में किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता है तो आप कहेंगे साथियों कि सुहानी शाह ने जीता है। ठीक है, सुहानी शाह ने जीता है। इसको आप लोग ध्यान रखना, करंट अफेयर की चीजें हैं ये पूछे जा सकती हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाल ही में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना कहाँ शुरू होगी तो पूछेगा कि 40 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। तो कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया है। हाल ही में किस देश की बात करें तो देश की बात करें जो साथियों तो आप कहेंगे कि अमेरिका ने भैया डॉलर आधारित स्थिर जो है सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया। ठीक है, हाल ही में अभी। तो इस बात को ध्यान रखना साथियों। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। कह रहा है कि हाल ही में मुरली श्रीशंकर ने विश्व एथलेटिक्स ठीक है पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 कौन सा पदक जीता है। 42 नंबर प्रश्न की बात करें तो साथियों आपको मानना पड़ेगा कि स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आपको जानना होगा कि स्वर्ण पदक जो है जीता है मुरली श्रीशंकर ने। ठीक है, 2025 में
चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में रत्न थियम का 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वो कौन थे। जब बात करें कि हाल ही में रतन थियम का 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ है तो वो कौन थे। लेखक थे, पत्रकार थे या अभिनेता थे या इनमें से कोई नहीं। तो 43 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिनेता थे। भाई कौन थे। रतन थियम जो है जिनकी मृत्यु 77 वर्ष की आयु में मात्र हुई है, तो भाई वो एक अभिनेता थे। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। कह रहा है कि हाल ही में किसने सहकारी क्षेत्र की दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है। जब बात करें कि सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना किसने शुरुआत की, तो आप कहेंगे किस देश ने की, तो आप कहेंगे भैया, आप कहेंगे साथियों की भारत में की थी। ठीक है, भारत ने अभी की है हाल ही में। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। यदि आप लोग न्यूज और अखबार पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। तो हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट महिलाओं को संपत्ति पर 1% स्टाफ शुल्क में छूट को मंजूरी दी है। तो 45 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। हाल ही में दिल्ली सरकार ने पदक विजेताओं की नगद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है। ठीक है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने पदक विजेताओं की नगद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप कहेंगे साथियों ऑप्शन सी 07% 7 जो है ये कर दिया है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी, तो हिमांशु राय, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी या फिर संजीव चोपड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें 27 नंबर प्रश्न की, तो इसका ऑप्शन जाएगा वो बी के साथ जाएगा। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने क्या लिखी, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो 28 नंबर प्रश्न की बात करें तो हाल ही में कौन FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। ठीक है, हाल ही में कौन FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा, चीन, भारत, जापान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन बी, भारत जो है FIDE शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा कब, 2025 में। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। अब हिंदी के क्वेश्चन लेकर आए हैं, हिंदी के क्वेश्चन देख लीजिए। तो देखिएगा एक बार कि निम्नलिखित में से वर्तनी शुद्ध पूछा है, तो इसमें अनुग्रहित क्या ये सही है, बताइए। ये बिल्कुल गलत है भैया, एक बार देखिएगा एक बार। अनुग्रहित ये गलत है, अनुग्रहित ये भी गलत है, अनुग्रहित इसमें से कौन सा सही। 49 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा अनुग्रहित, ये भी गलत है भाई, अनुग्रहित ये सही है ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, अनुग्रहित इसमें से कौन सा सही है, तो अनुग्रहित ये बात देखिएगा। जो हमारा ऑप्शन जाएगा वो जाएगा भाई डी के साथ, अनुग्रहित जो है ये ऑप्शन सही है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। तो 50 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक बात देखिएगा कि रेलगाड़ी शब्द है क्या है, तद्भव, तत्सम, देशज या फिर संकर। तो भाई रेलगाड़ी जो शब्द है ये कौन सा शब्द है, तो आप कहेंगे भैया देशज शब्द जो है रेलगाड़ी शब्द है। तो उम्मीद करता हूँ इन 50 प्रश्नों में आपको काफी ज्यादा लाभ मिला होगा और एग्जाम हॉल में भी इस क्वेश्चनों का लाभ मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन पाने के लिए भाई अभी एग्जाम में काफी ज्यादा समय है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एग्जाम को स्टडी को। और बता दूं कि भाई आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तो ईमानदारी से जुड़े हैं, ईमानदारी से जुड़ने के लिए भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।